हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। मैं अश्विन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में जो कि फिल इन द ब्लैंक्स पे बेस्ड है और ये इस सीरीज़ का सेशन नंबर 4 है। ऑलरेडी 3 सेशंस की वीडियोस इसी चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं और उनसे भी बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और 2 दिन से मैं रोज़ सुबह का जो मॉर्निंग वाला सेशन है डेली वोकैब का वो नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि कुछ और कमिटमेंट्स आ जाते हैं बीच में। होपफुली कल से फिर से उसे रेगुलर कर दिया जाएगा, हाँ, ताकि आप जो बेनिफिट उससे उठा रहे थे ये सिलसिला जारी रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस फिल इन द ब्लैंक्स के सेशन नंबर 4 को। और जो भी अपनी तरफ से मैंने इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस रखे हैं, इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस रखे हैं, उनको जानने और समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। सामने स्क्रीन पे आपको 2 क्वेश्चंस दिख रहे हैं। चलिए उनमें से पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। इट सेज आवर पर्सनल असिस्टेंट इज लीविंग नेक्स्ट मंथ। मतलब जो हमारी पर्सनल असिस्टेंट है वो नेक्स्ट मंथ नौकरी को छोड़ रही है। लीव का मतलब यहाँ पर घर छोड़ने से नहीं होगा क्योंकि असिस्टेंट एक पोस्ट है और पोस्ट को लीव करने का मतलब है नौकरी को छोड़ना। क्यों वो हमारी पर्सनल असिस्टेंट नेक्स्ट मंथ नौकरी छोड़ रही है, आगे लिखा हुआ है। रीज़न क्या है? शी इज़, अब ऑप्शंस हैं, फिलर है, फिर लिखा हुआ अ बेबी। अब ऑप्शन है डिलीवरिंग अ बेबी, कंसीविंग अ बेबी, अडॉप्टिंग अ बेबी और एक्सपेक्टिंग अ बेबी। देखिए चारों ही ऑप्शंस जो हैं बेबी से रिलेट करते हैं, बच्चे से रिलेट करते हैं, माँ और जन्म लेने वाले बच्चे से रिलेट करते हैं ये चारों ही ऑप्शंस। लेकिन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी, शी इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी। अब मैं सब बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। जो भी लोग सिर्फ आंसर जानना चाहते हैं, यकीन मानिए वो लोग बहुत लंबा नहीं खेल सकते, वो लोग बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा नहीं हासिल कर सकते। जो सब कुछ जानना चाहता है वही सब कुछ गेन कर सकता है। पहली बात, आप अगर लिखना चाहते हैं शी इज़ डिलीवरिंग अ बेबी तो ये नहीं इस्तेमाल होगा। अगर किसी औरत को कोई बच्चा होता है तो डिलीवर नाम की वर्ब अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो कभी कॉन्टिन्यूअस में नहीं हो सकती। शी हैज़ डिलीवर्ड अ बेबी, मेरी बात आप समझ रहे हैं? डिलीवर वर्ब का इस्तेमाल उस वक्त किया जा सकता है जब किसी औरत ने किसी बच्चे को जन्म दे दिया है, वो जन्म दे चुकी है। शी हैज़ डिलीवर्ड अ बेबी, आईएनजी फॉर्म के साथ नहीं। ऐसी सिचुएशन में डिलीवर्ड के प्लेस पे आप गिवन बर्थ भी लगा सकते हैं। शी हैज़ गिवन बर्थ टू अ बेबी या शी हैज़ डिलीवर्ड अ बेबी। अब सुनिएगा, कंसीविंग क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि कंसीव का इस्तेमाल बच्चे के जन्म के लिए नहीं बल्कि माँ के गर्भ में बच्चे के आने के लिए होता है। व्हेन अ फीमेल कंसीव्स तो ये कहा जाता है कि उस औरत के गर्भ में एक बच्चा आया है, वो उस बच्चे को जन्म नहीं देने जा रही है, जन्म नहीं देने वाली है, उसने कंसीव किया है, मतलब शी हैज़ बिकम प्रेग्नेंट नाउ। माँ के गर्भ में बच्चे का आना कंसीव करना कहा जाता है। और कंसीव के साथ आप बेबी नहीं लगाएंगे, कोई नीड नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जैसे किसी के घर में बार बार बच्चा ना रुक रहा हो तो आप क्या बोलते हैं? मैं बोल रहा हूं, सुनिएगा, शी इज नॉट एबल टू कंसीव, शी इज नॉट एबल टू कंसीव। या अगर उसके घर में बच्चा ठहर गया है तो शी हैज़ कंसीव्ड, शी हैज़ कंसीव्ड। या ये दवाइयाँ इस महिला को कंसीव करने में हेल्प देंगी, सो दीज मेडिसिन शैल हेल्प योर वाइफ कंसीव। अब देखिए कंसीव के बाद एक भी बार मैंने बेबी वर्ड का जिक्र नहीं किया है। इन छोटी छोटी बातों के लिए अवेयरनेस रखनी जरूरी है। फिर अडॉप्टिंग अ बेबी और एक्सपेक्टिंग अ बेबी, ये दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं सर। शी इज अडॉप्टिंग अ बेबी, शी इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी। तो सुनिएगा सर, जब कोई बच्चे को गोद लेता है तो उस वक्त ये बात नहीं कही जाती कि वो नौकरी छोड़ देगा उसके लिए। आप दिमाग लगाइए सर, आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऑप्शंस को चूज करना चाहिए। हाँ, अगर सिर्फ फिलर ही जरूरी था
तो जो पहले सेंटेंस लिखा हुआ आवर पर्सनल असिस्टेंट इज लीविंग नेक्स्ट मंथ, इसकी क्या नीड थी? ये ना लिखा गया होता, सिर्फ शी इज और स्पेस के साथ अ बेबी होना चाहिए था। तो जो सेंटेंस कह रहा है ना कि वो नौकरी छोड़ रही है, तो बच्चा गोद ले रही इसलिए नौकरी नहीं छोड़ रही है सर। ये जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा गोद ले और नौकरी छोड़ दे, नहीं सर। उसे उसे एक बच्चे को जन्म देना है जल्द से जल्द। आपने पढ़ा भी होगा सर, मैटरनिटी लीव होती है ऑफिसेज में, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों टाइप के ऑफिसेज में मैटरनिटी लीव होती है। तो इस वजह से एक्सपेक्टिंग का ही इस्तेमाल करें जब कोई, ध्यान से सुनिए, जब कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देने वाली होती है इन द नेक्स्ट 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ्स, इस तरीके से, तो वहां एक्सपेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। शी इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी नेक्स्ट वीक, शी इज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड नेक्स्ट मंथ, ये तरीका होता है। और याद रखिए सर, एक्सपेक्टिंग ही लिखा जाता है, ING फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं जब कहा जाता है कि किसी महिला को एक बच्चा होने वाला है। शी इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी। मैंने बहुत कोशिश करके, बहुत समय लेकर के आपको समझाने का प्रयास किया है। कैसा लग रहा है आप सभी को मुझे जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ही, फिर ऑप्शंस, लाफ्टर व्हेन ही रियलाइज्ड हिज फुलिशनेस, जब उसको अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ, जब उसे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। तो ऑप्शंस हैं, ही एक्सप्लोडेड इन लाफ्टर, ही बर्स्ट इनटू लाफ्टर, ही ब्लास्ट विद लाफ्टर। ये तो होना नहीं है सर। लाफ्टर का मतलब जोर जोर से हंसना और ब्लश का मतलब शर्माना, तो हंसना और शर्माना दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है। फिर ब्रोक इनटू लाफ्टर, ये भी नहीं होगा सर, क्योंकि ब्रेक इनटू फ्रेज के सिर्फ 2 इस्तेमाल हैं। या तो कोई मैकेनिकल फॉल्ट आना किसी मशीन में, आपकी मोटरसाइकिल खराब हो जाती है, सो योर मोटरसाइकिल ब्रोक इनटू, आई एम सॉरी, मैं गलत बता रहा हूँ। हाँ, मैंने ध्यान नहीं दिया। जब कोई साइकिल खराब होती है, मोटरसाइकिल खराब होती है, तो वो ब्रेक इनटू नहीं होता, इट इज़ ब्रेक डाउन। मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ब्रोक इनटू का मतलब तो टूट जाने से होता है ना, जैसे किसी ने किसी चीज़ पे हिट किया एंड इट ब्रोक इनटू पीसेस, वो टुकड़ों में टूट गई एक तरीके से, तो वो नहीं होगा। मैंने गलती से ब्रेक इनटू का मीनिंग मैकेनिकल फॉल्ट से समझा दिया था, वो ब्रेक डाउन होता है। बर्स्ट इनटू का इस्तेमाल करिए। बर्स्ट इनटू एक फ्रेज है जिसका मतलब ही होता है सडन चेंज इन इमोशंस, अचानक से अवस्था में हुआ परिवर्तन। किस प्रकार का, सुनिए, ब्रेक इनटू बर्स्ट इनटू टीयर्स, बर्स्ट इनटू लाफ्टर, बर्स्ट इनटू एंगर। जब एकाएक किसी को गुस्सा आ जाए, बर्स्ट इनटू एंगर। जब एकाएक किसी को हंसी आ जाए, बर्स्ट इनटू लाफ्टर। जब एकाएक किसी को रोना आ जाए, बर्स्ट इनटू टीयर्स। तो ये फ्रेज है, इसीलिए लाफ्टर के पहले बर्स्ट इनटू का इस्तेमाल कर लीजिए। एक्सप्लोडेड इन ये सब नहीं होता, कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होना है। बर्स्ट इनटू लाफ्टर होगा। चेंज इन इमोशंस के लिए बर्स्ट इनटू का ही इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जो भी लोग लाइव देख रहे हैं उन सभी का वेलकम। कैसा लग रहा है आप सभी को सेशन, मुझे जरूर बताएं। और दूसरी बात, आगे से आगे ऑप्शंस गेस करते रहें। इट शोज हाउ कॉन्फिडेंट यू आर। तो जरूर ऐसा करें, आगे से आगे ऑप्शंस को प्रेडिक्ट करते रहें, गेस करते रहें कि क्या होगा इस क्वेश्चन में, क्या होगा इसके आगे वाले क्वेश्चंस में। चलिए मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड आउट करते हैं। देर आर 3 क्रूशल इश्यूज, मतलब गंभीर समस्या या गंभीर मामले, प्रमुख मामले। आई वुड लाइक टू ब्रिंग, आई वुड लाइक टू रेज, आई वुड लाइक टू क्लेम, आई वुड लाइक टू राइज। तो मैं बता दूं, जब भी कभी आप कोई बात किसी व्यक्ति के सामने रखते हैं, तो आप किसी मामले को रखते हैं सामने वाले के आगे, तो आप उस इशू को, उन मामलों को रेज करते हैं सर। आप अपनी आवाज़ उठाते हैं, यू रेज योर वॉइस। आप अपना हाथ उठाते हैं इन सपोर्ट और इन अगेंस्ट, यू रेज योर हैंड। तो जब भी आप कोई पॉइंट उठाते हैं, बोलते नहीं इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया, जैसे कोई MP कहे कि ये जो सरकार बिल लेके आ रही है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और आप सभी का सांसद होने के नाते मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इसके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करूंगा, मैं पार्लियामेंट में इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। तो किसी मुद्दे को मेंशन करना, आवाज़ उठाना
to raise that matter, to raise that issue. So I would like to raise. ये तीन प्रमुख समस्याएं हैं जिन्हें मैं उठाना चाहूँगा. Bring नहीं होता सर, लाना हो जाएगा. Claim नहीं. Claim तो मालिकाना हक दिखाने के लिए किया जाता है. Issues को लेके मालिकाना हक क्यों होगा? और rise नहीं होगा क्योंकि rise growth के लिए होता है, अपने आप जो चीज़ें हों. देखिए बहुत सारे टीचर्स डिफरेंस बिटवीन राइज और रेज भी पढ़ाते हैं. मैं भी बता देता हूँ शॉर्ट में. रेज चीज़ों को किया जाता है और राइज चीज़ें अपने आप होती. जैसे दाढ़ी अपने आप उगती है, उसे उगाया नहीं जाता. सूरज अपने आप उगता है, उसे उगाया नहीं जाता. तो राइज बोलते हैं. हाँ, लेकिन जब कोई कीमत बढ़ा देता है, जैसे कोई इंस्टीट्यूट फी को बढ़ा देता है तो रेज करता है. किसी भी कार्य को जब किया जाता है तो उसे रेज किया जाता है. आई वुड लाइक टू रेज इसीलिए होना चाहिए. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए. इट टेक्स अ वेरी डिटरमाइंड पर्सन टू अचीव रिजल्ट्स एज गुड एज दिस. कोई कह रहा है कि बहुत मजबूत दृढ़ संकल्पी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जब इतना मजबूत रिजल्ट, इतना अच्छा किसी को नतीजा चाहिए तो. यू रियली हैव टू पुट योर माइंड, हेड, ब्रेन, थॉट्स टू इट. इस सेंटेंस को करना बहुत कठिन हो सकता है और उतना ही इजी हो सकता है क्योंकि इसमें मुझे, आपको, किसी को भी अपना दिमाग नहीं लगाना है. ये पूरी तरीके से बेस्ड है फ्रेज पे. एक स्ट्रक्चर होता है पुट योर माइंड टू समथिंग. क्या कहा मैंने? लिख लीजिए सर. पुट योर माइंड टू समथिंग. किसी चीज़ को बहुत ही अटेंटिवली और बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ करना. पुट योर माइंड टू समथिंग का मतलब है पूरा दिमाग लगा देना, पूरे हौसले के साथ, हिम्मत के साथ किसी कार्य को करना. चूंकि पुट योर हेड टू होता ही नहीं, पुट योर ब्रेन टू नहीं होता, पुट योर थॉट्स टू नहीं होता. हाँ, ये फ्रेजेस नहीं है. देयर इज ओनली वन फ्रेज जो कि है पुट योर माइंड टू समथिंग. तो यूज, डू योर बेस्ट, बी डिटरमाइंड व्हेन यू डू समथिंग, ये इसका मीनिंग है. अपना भरसक प्रयास करके देना. तो पुट योर माइंड टू इट हो जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को जानते हैं. एक छोटी सी बात आप लोग मुझे बताएं कि कैसा लग रहा है आज का सेशन. कंटेंट क्वालिटी कैसी लग रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी और सेशंस को रेडी करने में. दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि इंग्लिश के मैक्सिमम सेक्शंस को कवर करने का, उसमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का देयर इज़ वन मेथड, और वो मेथड ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें. आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला सेक्शन कमज़ोर है, आप मोर एंड मोर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें. और उसमें लिमिट नहीं कि 100 करेंगे, 500 करेंगे, नहीं सर. 1000 से कम में तो कहीं रुकेंगे ही नहीं आप. एक एक टाइप के क्वेश्चन जब करेंगे तो 1000 से कम में तो रुकेंगे ही नहीं. समझ रहे हैं आप? तब जा कर के कहीं पर कुछ अच्छा होगा. हाँ, और ये नहीं कहा जा सकता कि मैं पढ़ा दूंगा, ये गारंटी है, इससे बाहर कुछ नहीं होगा. बहुत सारे टीचर्स बहुत लॉलीपॉप देते हैं स्टूडेंट्स को. हाँ, वो अपने अपने जो भी वीडियोस आपके सामने लेकर आते हैं, बहुत अपीलिंग थंबनेल्स बनाते हैं उनके, अट्रैक्टिव, कि ऐसे पढ़ लीजिए ये हो जाएगा, ऐसे पढ़ लीजिए. कोई कहता है कि कोई ग्रामर नहीं पढ़नी है, सिर्फ इन बातों का ध्यान रखें, पूरी ग्रामर आ जाएगी. तो फिर वही टीचर्स अपनी अपनी बुक क्यों लिखते हैं, मार्केट में लॉन्च क्यों करते हैं? वो सिर्फ उन्हीं 2 4 5 चीज़ों को ही बता देना. वो सिर्फ आपको लॉलीपॉप दे रहे हैं और कुछ नहीं करना है. कोई स्पोकन इंग्लिश पढ़ाएगा और उसमें बोलेगा कि उसमें एक नॉर्मल सा सेंटेंस रख देगा कि मैं बाजार जा रहा हूँ. अब अगर ये स्पोकन इंग्लिश है तो फिर सर कहिए तो कल से मैं भी ऐसी सेशन स्टार्ट कर दूं, फिर ये तो मैं भी पढ़ा सकता हूं. तो क्या है सर कहने का? हालांकि उन लोगों को व्यूज़ बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, उसके पीछे तमाम रीजंस हैं. उन लोगों ने लंबा समय दिया है अपने प्रोफेशन को, उनके अपने एफर्ट्स हैं, उनको क्रेडिट जाता है. लेकिन एक सवाल और एक दुखद बात ये है कि आपने अगर मेहनत करके अपना नाम कमाया है तो आप चीप कंटेंट दे करके आपने अपने नाम को स्पॉइल क्यों कर रहे हैं? आप इतना बेकार थर्ड ग्रेड कंटेंट दे करके, अच्छा कंटेंट ना दे करके, वाई आर यू स्पॉइलिंग योर ओन नेम, जो आपने इतनी मेहनत से बनाया था. बड़ी गलत बात है. आप बहुत सही क्यों नहीं पढ़ाते हैं? चलिए ये सब वो लोग जाने जो आपका टाइम वेस्ट करते. प्लीज़ थोड़ा सा क्लेवर होइए, चतुर होइए और फोकस्ड होइए. आपको अगर मेरा सेशन
नहीं ठीक लगता आप तुरंत इसे क्लोज करके भाग जाइए, जब भी कभी ठीक ना लगे। आप बंधिए ना किसी से। इमोशनल अटैचमेंट को डेवलप करने की कोई ज़रूरत नहीं है टूवर्ड्स एनीबडी एल्स अदर दैन योर पार्टनर, वहां चलेगा। लेकिन ऐसे कोई इमोशनल अटैचमेंट ना डिलीवर करिए। कोई बकवास पढ़ा रहा है लेकिन वो आपके फेवरेट मैम है या फेवरेट टीचर हैं, फेवरेट सर हैं, नहीं तो हम पढ़ लेंगे उनसे, नहीं सर, फ्रूटफुल होना चाहिए। हाँ, उसका बेनिफिट होना चाहिए तो ही पढ़िए, वरना छोड़ दीजिए। जब वो बेनिफिट वाली बात बताएं तब पढ़िए उनसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ यू पार्क योर कार देयर, अगर आप अपनी कार को वहां पर पार्क करेंगे, यू विल हैव टू पे अ फाइन। जब भी कभी आप फाइन को पे करते हैं, फाइन भरते हैं, तो सर पे का ही इस्तेमाल करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, जब भी कभी कोई फाइन भरता है तो वो उस फाइन को पे करता है, डिपॉजिट नहीं किया। डिपॉजिट तो सर अकाउंट में पैसे जमा करने के लिए डिपॉजिट आ सकता है। इम्पोज फाइन के लिए आता है, लेकिन इम्पोज करना और फाइन को पे करना दोनों अलग अलग बातें हैं। आप जुर्माना भरेंगे तो पे करेंगे, कोई आप पर जुर्माना लगाएगा तो आप इम्पोज करेंगे। जैसे बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस ने आपको रोका, तो ट्रैफिक पुलिस जो आप पे जुर्माना लगाएगी, तो ट्रैफिक पुलिस शैल इम्पोज फाइन ऑन यू, वो इम्पोज करेगी। और जब आप उस फाइन को भरेंगे, यू शैल पे अ फाइन या यू शैल पे दैट फाइन। तो जुर्माना लगाना उसके लिए इम्पोज आएगा और जुर्माना भरना उसके लिए पे ही आएगा। ठीक है, इनकर होगा नहीं। इनकर जनरली लॉस के लिए आता है, जो नुकसान होता है, फाइन जुर्माने के लिए नहीं, जो नुकसान होता है उसके लिए इनकर आता है। और ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, लॉस अपने आप धीरे धीरे इनकर करता है। और पॉजिटिव वर्ड नहीं है। ग्रोथ के लिए इनकर कभी नहीं आएगा, बेनिफिट्स के लिए नहीं आएगा, लॉस के लिए आएगा। तो फाइन को लादना, इम्पोज करना, फाइन भरना, उसे पे करना। इनकर को अलग से भी पढ़ लीजिएगा, मैंने बता दिया है। वैसे जब लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो लॉस इनकर करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ऑल्दो द डॉक्टर्स ट्राइड हार्ड, यद्यपि डॉक्टर्स ने बहुत भरसक प्रयास किया। पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है। अब कोई दूसरा टीचर हो सकता है खाली इसी सेंटेंस में 10 मिनट लगा दे, वो खाली उसको समझाने में, ऑल्दो ये है, ऐसे 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 सब हुआ है। ठीक है, आई अग्री टू सम एक्सटेंट, ये सारी बातें बताना जरूरी हैं, लेकिन टाइम वेस्ट करना जरूरी नहीं है किसी का। सो ऑल्दो द डॉक्टर्स ट्राइड हार्ड, यद्यपि डॉक्टर्स ने भरसक प्रयास किया, खूब कोशिश की, दे कुड नॉट, वो नहीं बचा सके होंगे क्या किसी के जीवन को। हिज लाइफ लिखा है, 4 ऑप्शन से, सेव है, सरवाइव है, सिक्योर है और कीप है। मैं पहले आंसर बताता हूं सर, आपने इतनी देर से स्क्रीन आपके सामने चल रही थी, दिख रही थी, आपने ऑलरेडी गेस कर लिया होगा। यू डेस्परेटली नीड द आंसर। तो पहले मैं आंसर बताऊंगा, उसके बाद फिर बाकी ऑप्शंस के बारे में जस्टिफाई करूंगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ही दे कुड नॉट सेव हिज लाइफ, लाइफ को बचाना। अब कुछ लोगों को सर सरवाइव लग सकता है, क्योंकि सरवाइव भी जिंदगी बचने के लिए ही होता है। तो ध्यान से सुनिएगा सर, सरवाइव हो सकता है, लेकिन सरवाइव को लाइफ की कोई नीड नहीं है। सरवाइव व्यक्ति किसी को कराता नहीं है, सरवाइव आदमी खुद करता है। जैसे आज ही देखिए एक बैड न्यूज़ आई है, जो फेमस एक्टर इरफान खान साहब गुजर गए। तो ऐसे केस में ऐसे केस में इरफान खान साहब की तरफ से ही कहा जाए दैट ही कुड नॉट सरवाइव, बस। और डॉक्टर्स अगर बोलेंगे तो हमने बहुत कोशिश की, बट वी कुड नॉट सेव द एक्टर्स लाइफ, लेकिन हम उस एक्टर के जीवन को बचा नहीं सके। जैसे बाढ़ आती है और बाढ़ में बहुत से लोग मर जाते हैं, बहुत से लोग बच जाते हैं, तो जो बच जाते हैं दे सरवाइव। सरवाइव के साथ लाइफ वर्ड को लाने की कोई नीड ही नहीं है। सरवाइव का मतलब ही है जीवन का बचना, तो सरवाइव नहीं होगा। सिक्योर लाइफ के लिए नहीं आता सर। सिक्योर कोई पोजीशन हो सकती, कोई पोस्ट हो सकती है, जॉब के लिए हो सकता है ना। सिक्योर अ पोस्ट, सिक्योर अ पोजीशन, सिक्योर अ जॉब। कीप प्रोमिसेस के लिए आ सकता है, लाइफ के लिए नहीं। कीप समबडीज लाइफ, ये तो मैंने कभी नहीं पढ़ा, आपने भी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो वो ऑप्शंस बेकार हैं। सेव और सरवाइव में से सेव लगाना है, और सरवाइव को भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर करना है। यहाँ नहीं पूछा गया पर कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बचे हुए 4 और इडियम्स एंड फ्रेजेस, सॉरी, फिल इन द ब्लैंक्स फटाफट कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फ्यू पीपल कैन, फिर ऑप्शन से कीप, रिपोज, कन्फाइड, विदहोल्ड अ सीक्रेट। तो फ्यू पीपल कैन कीप अ सीक्रेट, रिपोज अ सीक्रेट, कन्फाइड अ सीक्रेट और विदहोल्ड अ सीक्रेट। देखिए, रिपोज कभी भी सीक्रेट के लिए नहीं आता। रिपोज हमेशा ट्रस्ट के लिए, फेथ के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए आता है। रिपोज का मतलब ही होता है कि सर किसी पर भरोसा दिखाना, विश्वास करना। जैसे अभी 2014 में हमने एनडीए गवर्नमेंट को चूज़ किया, 2019 में हमने फिर से मोदी जी को ही चूज़ किया, या फिर री इलेक्ट किया एज आर प्राइम मिनिस्टर। तो उसके तुरंत बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि मैं देश के नागरिकों को अभिवादन करता हूँ, को थैंक्स बोलता हूँ कि उन्होंने बीजेपी और जो और सहयोगी दल है उनमें भरोसा बनाए रखा। आई थैंक द पीपल ऑफ दिस कंट्री फॉर रिपोजिंग देयर फेथ इन अस। रिपोज करना फेथ के लिए आएगा। और ये भी समझ लीजिए सर, फिर से भरोसा दिखाने के लिए रिपोज आता है, क्योंकि री लिखा है ना, रिपीट, दोबारा, पुनः जिसको कह सकते हैं। रिपोज करना, फेथ को रखना, ट्रस्ट को रखना, कॉन्फिडेंस को रखना। कन्फाइड नहीं होगा सर। कन्फाइड का मतलब तो भरोसा करके किसी को कुछ बता देना। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, भरोसा करके किसी को कुछ बता देना। विद होल्ड, डिनाई कर देना, होल्ड कर देना, एक तरीके से रोक देना, मना कर देना। सर कीप होगा, क्योंकि जब आप सीक्रेट को अपने तक रखते हैं तो यू कीप अ सीक्रेट। सर स्पोकन इंग्लिश से ही आप सीख सकते हैं इसको। जैसे किसी ने कुछ कहा कि मैं तुमको एक राज की बात बता रहा हूं, बट यू हैव टू प्रॉमिस दैट यू शैल कीप इट विद यू ओनली, कि आप इसे अपने साथ ही रखेंगे। दैट यू शैल कीप दिस सीक्रेट। तो सीक्रेट को अपने तक रखना मतलब कीप करना। बाकी सर BCD मैंने कुछ हद तक इन सब के बारे में बता दिया है, पर मैं फिर से कहूंगा, आप किसी पर 100% यकीन नहीं करेंगे। आपकी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि इन तीनों वर्ड्स को लिखें अपनी अपनी कॉपी में, और इस सेशन के ओवर होने के बाद इनको अपनी तरफ से पढ़ें और ढंग से पढ़ें। मैंने बता जरूर दिया है और मैंने सब सही बताया, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना चाहिए। कि रिपोज का मतलब भरोसे को बनाए रखना, कन्फाइड भरोसा करके किसी को सच बता देना, विदहोल्ड करना, डिनाई करना, स्टे लगा देना चीज़ों में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। इट टुक अस ऑल डे टू क्लीन अप द ऑफिस। हमें पूरे ऑफिस को साफ करने में पूरा दिन लगा। आफ्टर द बर्गलरी, बर्गलरी का मतलब होता है सेंध मारना, चोरी करना। तो चोरी के बाद पूरे ऑफिस में सब बिखर गया था, उसे सही जगह रखने के लिए पूरा दिन लग गया। क्यों? द थीव्स मेड अ टेरिबल मेस। सर ये आर्टिकल का फ्रेज है, आर्टिकल चैप्टर में ऑफलाइन क्लासेस में मैं बता चुका हूं, बताता रहता हूं। मेक अ मेस होता है, एक्सक्यूज मी, मेक अ मेस होता है। मेक अ मेस का मतलब ये होता है सिचुएशन को बहुत बिगाड़ देना, खराब कर देना। बाकी कोई ऑप्शन से नहीं होते सर। डू अ मेस, टेक अ मेस, हैव अ मेस, कुछ नहीं होता सर, सिर्फ होता है मेक अ मेस। तो क्यों पूरा दिन लगा? क्योंकि सेंध हुई थी और चोर ने, जो थीव्स आए थे, उन्होंने सब कुछ इधर उधर फैला दिया था, सब उबड़ खाबड़ कर दिया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अपने स्कोर को काउंट करते रहें, और फिर अभी 2 और क्वेश्चंस रह गए हैं, उसके बाद मुझे बताएंगे कि आपका क्या स्कोर हो रहा है या क्या स्कोर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 देखिए। नंबर 9, आई थिंक वी शुड लुक फॉर अ न्यू फूड केटरर। फूड केटरर उसको बोलते हैं जो खाने पीने का अरेंजमेंट करेगा। द वन वी हैव एट द मोमेंट। क्यों? क्योंकि जो अभी हमने कर रखा है फूड केटरर, जो खाने पीने की व्यवस्थाएं करेगा शादी में, उसमें क्या दिक्कत है? अस टू मेनी प्रॉब्लम्स। सर मैं आपको सरल करके बता रहा हूं, जब कोई आपके लिए किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न कर दे तो कॉज लगाना चाहिए सर। कॉज, प्रॉब्लम्स के लिए कॉज लगा, यही तो लिखा है। द वन वी हैव एट द मोमेंट कॉजेस अस टू मेनी प्रॉब्लम्स। ये जो कॉज नाम की वर्ब है, इसका सब्जेक्ट फूड केटरर ही तो है और अस ऑब्जेक्ट है, यानी हम लोगों को वो समस्याएं दे रहा है। जब इफ समथिंग कॉजेस योर प्रॉब्लम, इफ समबडी कॉजेस योर प्रॉब्लम, ये तरीका है कि कोई भी वस्तु, कोई भी घटना या कोई भी व्यक्ति आपके लिए समस्याएं ला रहा है, तो समस्याओं को कॉज करा। मेक तो आएगा नहीं सर, पोज भी नहीं आएगा, क्योंकि पोज के लिए मैंने बताया था चैलेंज को पोज किया जाता है। हाँ, कोई चुनौती सामने वाले को देना, पोज करना। हाँ, और जो प्रेजेंट्स लिखा हुआ, थ्रेट्स को पोज किया जाता है,
चैलेंजेस को, प्रेजेंट्स नहीं होगा सर, कुछ देने के लिए प्रेजेंट आ सकता है, मेक्स अस नहीं होगा, सिर्फ कॉजेस ही होगा, कारण बनना है ना, समस्याएं सामने वाले के आगे रखना, इट कॉजेस बिकॉज दिस द वन वी हैव एट द मोमेंट इज कॉजिंग अस टू मेनी प्रॉब्लम्स, ये हम लोगों को बहुत सारी समस्याएं दे रहा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन को रीड आउट करिए। कुड यू डू मी अ फेवर, मेक मी अ फेवर, गिव मी अ फेवर एंड गेट मी अ फेवर। मैं अभी बताऊं, मैंने अभी अभी अब मैं जिस सेशन को जब पढ़ा रहा हूं तो अब से थोड़ी देर पहले मैंने अपने फेसबुक अकाउंट पे एक पोस्ट डाली है। मेरे तमाम स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट ने एक वीडियो शूट किया है अपनी आवाज़ में वर्तमान की स्थिति को लेकर और तमाम अच्छी अच्छी बातें हैं अपनी अपनी खुद की सिचुएशन को लेकर के। तो मैंने उस वीडियो को शेयर किया है, मुझे लगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे उसे प्रमोट करना चाहिए। अगर एक अच्छी बात वो कह रहा है तो मैंने उसकी वीडियो को शेयर किया है और लास्ट में लिखा है प्लीज़ डू अ फेवर, प्लीज़ डू अ फेवर। तो जब आप किसी से मदद मांगते हैं, जब आप किसी से कहते हैं कि वो आपकी मदद करे, तो यू वॉन्ट दैट पर्सन टू डू अ फेवर फॉर यू, यू वॉन्ट दैट पर्सन टू डू यू अ फेवर। डू लगाएंगे सर, फेवर के लिए आप केवल डू लगाएंगे। सो कुड यू डू मी अ फेवर एंड पोस्ट दीज लेटर्स ऑन योर वे होम, मतलब क्या आप मेरा एक छोटा सा काम करेंगे और इन लेटर्स को पोस्ट कर देंगे ऑन योर वे होम। जब आप अपने घर के लिए जाएंगे तो रास्ते में संभवतः पोस्ट ऑफिस पड़ेगा, तो क्या आप मेरा फेवर करेंगे, मेरी मदद करेंगे और इन लेटर्स को घर जाते समय पोस्ट कर देंगे। बाकी कोई ऑप्शंस नहीं होते। कुड यू मेक मी अ फेवर, कुड यू गिव मी अ फेवर, कुड यू गेट मी अ फेवर, ये सब कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर के समझें। हाँ, डू मी अ फेवर और कोई फ्रेज नहीं बनाई गई है। चलिए, सो दिस वे वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडे सेशन। आपको कैसा लगा आज का ये सेशन? हाउ इन्फॉर्मेटिव इट वाज फॉर यू? कितना ज़्यादा आपने इससे सीखा मुझे ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हर वीडियो को लाइक किया करें, प्लीज़ शेयर भी किया करें और अपने अपने प्रेशियस कमेंट ज़रूर दिया करें, है ना। अपना अपना स्कोर मुझे ज़रूर मैसेज करें ताकि मैं जानूँ आप कितना सीखे हैं, आपने कितना अच्छा ट्राई किया था, और ये भी मुझे बताएं कि मैंने कितना अच्छा कंटेंट या कैसा कंटेंट आपके सामने रखा था आज के इस सेशन के में। चलिए, आज के लिए इतना ही। अपना अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी लाइव। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।